अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुकार लगाई कि सोना न खरीदो, और न केवल पुकारा बल्कि आयात महंगा करने का बार बार आजमाया दांव भी चल दिया। क्या आपको पता है कि बीते 75 साल में हर भारतीय सरकार ने सोने के साथ एक जंग लड़ी है और शर्तिया तौर पर उसे हार गई है, क्योंकि गोल्ड भारतीय सरकारों की सबसे बड़ी नीतिगत पहेली है। वे तय ही नहीं कर पाती कि सोने की खरीद बढ़ानी है या रोकनी है, और जब बात गोल्ड की हो तो जनता सुनती नहीं। 1962 में गोल्ड कंट्रोल ऑर्डर आया, सोना नहीं रुका। 2013 में वित्त मंत्री चिदम्बरम ने सख्ती की, लेकिन सोने की तस्करी 7 गुना बढ़ी। 2015 में गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम आई, सरकार ने कहा सोना देकर रुपया ले जाओ, लोगों ने कहा हम नहीं सुनने वाले। इसके बाद सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लाई और 2024 में उसे चुपचाप बंद कर दिया। 2014 के बाद से सरकार की ये गोल्डन पहेली और सख्त हो गई है, क्योंकि सरकार ने खुद ही गोल्ड का एक इतना बड़ा बाजार बना दिया है कि अब उसे रोकना मुश्किल है। सोने से क्यों हारती हैं सरकारें, और इस वक्त सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं? आइए अर्थम में आपका स्वागत है। 1974 की एक दोपहर बंबई के एक नाइट क्लब पर पुलिस ने छापेमारी की। हाजी मस्तान, बॉम्बे में सोने का सुल्तान, गिरफ्तार हुआ मीसा के तहत। यह आपातकाल से ठीक पहले की गिरफ्तारी थी। उसके पास से न नशीले पदार्थ मिले न हथियार, उसके पास से मिले सोने के दर्जनों बिस्किट। मस्तान कोई अपवाद नहीं थे, बल्कि वो उस तंत्र के सबसे बड़े चेहरे थे जिसे 1962 के गोल्ड कंट्रोल ऑर्डर ने खुद पैदा किया था। एक ऐसा कानून जिसने भारतीयों के लिए सोने की ईंट और बिस्किट रखने पर पाबंदी लगा दी। नतीजा यह हुआ कि एक समानांतर अर्थव्यवस्था बनी। दुबई के तटों से लेकर बंबई के डॉक्स तक एक नया धंधा खड़ा हुआ। करीम लाला, सुकुर बखिया और दाऊद इब्राहिम तक मुंबई की रोमांचक गैंग और स्मगलिंग कथाएं इसी सोने से निकली। सलीम जावेद ने इसी धंधे से 1975 में दीवार निकाली। मेरे पास माँ है वाला संवाद दरअसल इसी मस्तान युग की पैदाइश था। अब 17 साल आगे चलिए। 4 जुलाई 1991 की रात मुंबई के हवाई अड्डे से एक चार्टर्ड प्लेन ने चुपचाप उड़ान भरी। अंदर है 47 टन सोना। आरबीआई की तिजोरी से निकालकर इसे बैंक ऑफ इंग्लैंड भेजा जा रहा है, $400 मिलियन की जमानत के लिए। भारत डिफॉल्ट से 2 हफ्ते दूर है। केंद्र में चंद्रशेखर की सरकार है। ये देश की सबसे अंधेरी रात थी। देश की सबसे कीमती धातु जहाज में बैठकर लंदन जा रही थी। अब 35 साल और आगे चलिए। 10 मई 2026 का दिन सिकंदराबाद में इसी सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक आवाज दी। देश के लोगों, 1 साल तक सोना मत खरीदिए। वजह यह कि ईरान की जंग के बाद कच्चे तेल की कीमत $135 प्रति बैरल हो गई। पिछले साल भारत ने $72 बिलियन का सोना आयात किया, यानी इतनी विदेशी मुद्रा इस पर खर्च की। और सिर्फ यही नहीं, इस आवाज के 3 दिन बाद सरकार ने गोल्ड के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी। हाजी मस्तानों की नई पीढ़ी यानी तस्कर मुस्कुरा उठे। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस कतार में शामिल हो गए जो गोल्ड कंट्रोल ऑर्डर से शुरू हुई थी, चिदम्बरम ने जिसे रोकने की कोशिश की थी। यानी मोदी सरकार भी अब भारतीयों के सोना प्रेम से उलझ गई है। मस्तान से और आज की सरकार तक एक ही कहानी है, एक ही सरकार है, एक ही जनता है और एक ही दुविधा है। बस पात्र बदलते जाते हैं। मगर ध्यान रखिए कि हर दौर में सोना और इससे प्रेम बड़ा होता गया है। इस वक्त जब सरकार ने गोल्ड का इंपोर्ट महंगा किया है, तब खुद सरकार कुछ ऐसा कर चुकी है जिसके बाद सोना तिजोरियों से निकलकर शेयर बाजारों और बैंकों तक फैल गया है और यह वित्तीय सिस्टम की मुख्य धारा बन गया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सोना नहीं बदलता, सरकारें बदलती हैं और सरकारों की आदतें एक जैसी रहती हैं। सोने की मांग कम करने की दीवार से सरकारें टकराई कब थीं और उनसे क्या सबक मिले? 1962 का दौर था। चीन से युद्ध हुआ, देश का खजाना खाली था और उसी माहौल में भारत में गोल्ड कंट्रोल ऑर्डर लागू हुआ और अगले साल गोल्ड कंट्रोल एक्ट में बदल गया। भारत में आज़ादी के बाद आर्थिक समृद्धि का पहला दौर आया था और सोना उसकी अगुवाई कर रहा था। गोल्ड कंट्रोल ऑर्डर ने कहा कि कोई भारतीय सोने की ईंट या बिस्किट अपने पास नहीं रख सकता। केवल गहने मान्य होंगे और वो भी 14 कैरेट तक के। हर सुनार को लाइसेंस चाहिए, हर खरीद का हिसाब रखना होगा। सरकार चाहती थी विदेशी मुद्रा बचाना, तस्करी रोकना और सोने का बाजार अपने हाथ में लेना। आज की सरकार भी ऐसा ही कुछ चाहती है।
कि कम से कम सोने की खरीद हो ताकि विदेशी मुद्रा बचाई जा सके। और इस मामले में नेहरू से लेकर मोदी तक मकसद एक ही जैसा है, भले ही इस वक्त विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन के आसपास हो। खैर, वापस लौटते हैं गोल्ड कंट्रोल ऑर्डर पर। 28 साल तक चला यह कानून। यह दुनिया का सबसे लंबा सोना प्रतिबंध था जो 1990 में खत्म हुआ, और इससे दो नतीजे निकले, गिनिए। पहला, भारत में समानांतर अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। हाजी मस्तान, करीम लाला, सुकुर बखिया और फिर दाऊद इब्राहिम तक चारों के साम्राज्य इसी कानून ने बनाए। 1962 से पहले मुंबई में अंडरवर्ल्ड नाम की कोई अवधारणा नहीं थी। 1980 के मध्य तक ये $1 बिलियन की अर्थव्यवस्था बन गई। यह बॉलीवुड के तस्कर नायकों का युग था। दीवार, डॉन, हीरा पन्ना, कर्ज, त्रिशूल, सोने की चिड़िया, ये सब फिल्में इसी दौर की पैदाइश थी। 2010 में वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई तक की सिनेमाई शैली चलती रही। दूसरा और सबसे क्रूर नतीजा, जनता ने सोना खरीदना बंद नहीं किया, बस तरीका बदल गया। गहनों के नाम पर बिस्किट पिघलाए गए, बेटियों की शादी के नाम पर तस्करी हुई। अनुमान है कि 1960 से 90 के बीच भारत में 5000 टन सोना अवैध रास्तों से आया। 1990 में चंद्रशेखर सरकार ने गोल्ड कंट्रोल ऑर्डर वापस लिया। 4 जुलाई 1991 को आरबीआई ने 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड को भेजा, और एक तरह से ये 1962 की पाबंदी का तार्किक लेकिन दुखद अंत था। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जिस सरकार ने अपने नागरिकों से सोना छीनने की कोशिश की, उसी सरकार को अपना सोना विदेशी बैंक में गिरवी रखना पड़ा। पाबंदी विफल थी। 28 साल बाद सरकार ने इसे स्वीकार किया। आइए इस टेबल में देखते हैं। तो 28 साल की इस पाबंदी का सार क्या था? करीब करीब 5000 टन सोने की तस्करी 1962 से 1990 के बीच। यानी पाबंदी ने सोना नहीं रोका, एक समानांतर अर्थव्यवस्था बना दी। आप पूछेंगे कि सोना खोल दिया गया तो क्या नतीजा निकला? खोलना भी विफल था, क्योंकि मांग थी तो उसको पंख लग गए। 1992 में एनआरआईज को सोना आयात की अनुमति मिली। 1993 में एसबीआई को आभूषणों के लिए गोल्ड इंपोर्ट की छूट दी गई। 1997 में सभी बैंकों को सीधे गोल्ड इंपोर्ट के अधिकार मिले। 2003 में भारत में गोल्ड ईटीएफ की अनुमति मिल गई। 2008 तक एमएमटीसी और एसटीसी ने बड़े इंपोर्ट शुरू कर दिए। नतीजा क्या हुआ? 1990 में सोने का इंपोर्ट लगभग शून्य था। 2010 में यह $35 बिलियन पहुंच गया और 2011 में $55 बिलियन। यूपीए सरकार के अंतिम दिनों तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर बन गया था। अब भारत सरकार के सामने नई समस्या थी। 1990 से पहले उसे तस्करी रोकनी थी, अब कानूनी आयात हो रहे थे और वो भारत की कीमती विदेशी मुद्रा को निगल रहे थे। तेल के बाद गोल्ड भारत का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट हो गया। यानी पाबंदी खोलना भी विफल हुआ और पाबंदी लगाना भी। आज मोदी सरकार चिदंबरम को मिले सबक को भूल गई है, और इसलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो अब सवाल यह कि 2013 में जब चिदंबरम वित्त मंत्री थे, तब ये 80-20 वाली कहानी क्या थी, इसका सच क्या है? हुआ यूं कि 2013 में भारत का चालू खाते का घाटा यानी कैड संकट की स्थिति में पहुंच गया। ये जीडीपी के 5% तक बढ़ गया था। डॉलर करीब 68 रुपए का हो गया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व का टेपर टेंट्रम शुरू हुआ, यानी ब्याज दरें बढ़ने वाली थी। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने एक ऐलान किया और सोने पर सख्ती शुरू कर दी। जुलाई अगस्त 2013 में भारत में 80-20 का 80-20 का नियम आया। हर 100 टन सोने के आयात से 20 टन सोने का वापस निर्यात करना जरूरी था। फिर बाद में इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई, 2%, 4%, 6% और 10%। बिल्कुल आप आज की जैसी परिस्थिति से इसकी कल की तुलना कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह चिदंबरम ने भी ये पुकार लगाई कि भारतीयों को कम सोना खरीदना चाहिए। नतीजा क्या हुआ, इस टेबल में देखिए। इस 80-20 के कानून के बाद इंपोर्ट में करीब 50% की गिरावट आई। 2013 में ये 1000 टन था और 2014 में 500 टन पर आ गया। मगर डीआरआई के आंकड़ों ने बताया कि 2013-14 में सोने की तस्करी 7 गुना बढ़ गई। हर हवाई अड्डे पर, मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में रिकॉर्ड सोने की जब्ती हुई। हाजी मस्तान वाला धंधा फिर जिंदा हो गया। बस फर्क इस बार यह था कि सोना दुबई और बॉम्बे की बोट से नहीं बल्कि हवाई यात्रियों की तस्करी में आ रहा था। 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई और तब ये 80-20 यानी 80-20 वाला नियम बंद किया गया। और उस वक्त सरकार की मेज पर यह सबक स्पष्ट रूप से रखा था कि लोगों से सोना न खरीदने की अपील भी बेकार है, पाबंदी भी बेकार है। दोनों मिलकर जनता का सोना प्रेम नहीं बदल सकते। मगर सरकारें कहाँ मानती हैं। तो फिर 2014 के बाद मोदी सरकार ने क्या किया, इसे देखते हैं अगले हिस्से में।
अब सवाल यह कि मोदी सरकार गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम क्यों लाई और उसका क्या हुआ। मोदी सरकार भी सोने से जंग में उतर आई 2014 में आते ही, लेकिन कुछ अलग ढंग से। चिदम्बरम का सबक भुला दिया गया था। मकसद वही था कि भौतिक सोने का आयात रोका जाए। नवंबर 2015 में सरकार ने गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम जारी की। प्रधानमंत्री ये कहते दिखे कि भारतीय घरों में 25,000 टन सोना पड़ा है, इसका 1% भी बैंक में जमा हो तो सरकार के पास 250 टन हो जाएंगे, यानी 5 साल का आयात, 5 साल का गोल्ड इंपोर्ट एक झटके में पूरा हो जाएगा। जनता से कहा गया कि वो सोना दे और 2 से 2.5% का सालाना ब्याज ले। सरकार सोना पिघलाकर अपने भंडार में रखेगी। सरकार को भी फायदा होगा और जनता को भी। ये स्कीम गोल्ड पॉलिसी की पहली बड़ी नाकामी थी। सुर्खियां नहीं बनी, मगर आंकड़े कहां छिपते हैं। हकीकत क्या हुआ? 10 साल में सिर्फ 30 टन सोना इकट्ठा हुआ गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम में, जबकि लक्ष्य रखा गया था 500 टन का। ये टेबल देखिए, फिर हम इसे खोलकर समझते हैं। तो मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी गोल्ड पॉलिसी और उस गोल्ड पॉलिसी की सबसे बड़ी स्कीम क्यों विफल हुई? 3 वजह थी। पहली, भरोसे की कमी। मेरा सोना पिघलेगा, बेटी की शादी के लिए रखा है, मैं बैंक को क्यों दूं? मध्यम वर्ग का सबसे सीधा सवाल था। भावनात्मक रूप से मध्यम वर्ग को सोना देने के लिए समझाना असंभव था। दूसरी वजह टैक्स की उलझन थी। गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम के साथ कोई स्पष्ट टैक्स छूट नहीं थी। पुरानी खरीद का सबूत दिखाना था। विरासत के सोने का क्या होगा, इसका कोई ठोस ढांचा नहीं था। जीएमएस की असफलता की तीसरी वजह शुद्धता का विवाद था। पिघलाने पर सोना कभी 22 कैरेट निकलता था, कभी 20 कैरेट। सरकार और ग्राहक के बीच में मारामारी, और इस तरह एक नकारात्मक अनुभव बना जिसने पूरी योजना को असफल कर दिया। यानी जनता की नब्ज समझने का दावा करती हुई सरकार भारतीयों के गोल्ड मनोविज्ञान को समझ नहीं पाई। लेकिन गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम की विफलता के बाद सरकार का अगला कदम बेहद हैरतअंगेज था, जो बताता है कि गोल्ड की पॉलिसीज को लेकर सरकारें कितने असमंजस में रहती हैं। जो सरकार लोगों से सोना नहीं ले पाई, यानी गोल्ड को मॉनेटाइज नहीं करा पाई, वो नवंबर 2015 में एक और योजना ले आई जिसका नाम था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। 8 साल का बॉन्ड, 5 साल में इससे निकलने की सुविधा, यहाँ भुगतान पर सोने का तात्कालिक भाव और 2.5% ब्याज। ये स्कीम अभूतपूर्व रूप से सफल रही। लोगों को सोने की कीमत भी मिली और उस पर ब्याज भी। इस बॉन्ड की 67 किस्तें आई, 72,000 करोड़ रुपए जुटाए गए, यानी इतने का सोना सरकार ने रिजर्व बैंक के पास रखा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का इस सफर देखिए, फिर हम समझते हैं कि इसमें चुनौती क्या थी। मतलब जो सरकार 2014 में भारत में सोने का आयात रोकने की कोशिशों से शुरू हुई थी, उसने सोने के आयात की बढ़ोतरी का रास्ता खोल दिया। आयात तो नहीं रुका, सोने की कीमत आसमान छू गई, और यह स्कीम जो सरकार का कर्ज थी वो सरकार के सर पर बैठ गई, क्योंकि ये बॉन्ड था, सरकार ने जारी किया था, पता नहीं क्यों। अक्टूबर 2025 में स्कीम में देनदारी हो गई 1.5 लाख करोड़, यानी $17 बिलियन। फरवरी 2024 में सरकार ने एसजीबी को चुपचाप बंद कर दिया, क्योंकि जनवरी 2026 तक सोने की कीमत $5,000 तक पहुंच गई थी। और चूंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का भुगतान सोने के भाव से जुड़ा है, सरकार पर भुगतान का दबाव अभूतपूर्व रूप से बढ़ गया। अब हर ग्राम पर 3500 रुपए से ऊपर की सब्सिडी देनी पड़ रही थी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार के गले में फंस गए। कोई इन्हें वक्त से पहले बेचना नहीं चाहता। ये स्कीम सरकार को और महंगी पड़ी। यानी गोल्ड की पॉलिसी में सरकार के असमंजस का एक चक्र और पूरा हुआ, ठीक 1962 वाले दौर की तरह। पहले पाबंदी खोली, फिर सख्ती से मौद्रीकरण की कोशिश की, और फिर उसके बाद बॉन्ड जारी किया, और सारे रास्ते जाकर एक बंद गली में समाप्त हो गए। अब यहां आती है सरकार की गोल्ड नीति की एक बड़ी पहेली, क्योंकि अगर गोल्ड का इंपोर्ट इतना घातक था तो सरकार ने अमीरात से, यूएई से सस्ता सोना लाने का नया रास्ता क्यों खोला? इसे समझते हैं अगले सवाल में। तो अगर गोल्ड नहीं चाहिए था तो फिर यूएई से सस्ते गोल्ड को लाने का एफटीए क्यों किया गया? यह कैसी विडंबना है? पहले इसका संदर्भ समझिए। 2022 तक सरकार खुद हर मंच पर कहती रही कि सोने का इंपोर्ट कम होना चाहिए, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है, चालू खाते का घाटा यानी कैट संभलना चाहिए। आरबीआई के गवर्नर ये बोल रहे थे, वित्त मंत्रालय के सचिव बोल रहे थे, नीति आयोग की रिपोर्ट में यही पाठ था। लेकिन अचानक उसी सरकार ने मई 2022 में अमीरात के साथ, यूएई के साथ एक कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी जिसे सीपा कहते हैं, उस पर दस्तखत किए। इस समझौते में एक प्रावधान था, यूएई से 200 टन तक सोना सालाना रियायती शुल्क पर, 1% के रियायती शुल्क पर आ सकेगा, जबकि बाकी दुनिया से गोल्ड इंपोर्ट पर ड्यूटी लगेगी। आप पूछेंगे कि क्यों खोली गई खिड़की? इसके 3 तर्क थे। पहला तर्क था कूटनीतिक।
सरकार व्यापार संरक्षणवाद की तोहमत से निकलने की कोशिश कर रही थी। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में सरकार को यह माना गया था कि वो विदेशियों से मुक्त व्यापार के समझौते नहीं करती। सरकार आरसीईपी से बाहर आ गई थी। उस समय एफटीए बड़ी नई हेडलाइन थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अमीरात के साथ दोस्ती कर रही थी, यूएई को साधने की कोशिश कर रही थी। करीब $75 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार था। सीपा इस रिश्ते पर मोहर थी और एफटीए की दुनिया में भारत की शुरुआत थी। दूसरी वजह रणनीतिक। दुबई दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिफाइनिंग हब है। करीब 1000 टन के आसपास सोना दुबई हर साल प्रोसेस करता है। भारतीय जौहरी या भारतीय गोल्ड इंपोर्टर पहले अनौपचारिक रूप से वहीं से सोना ला रहे थे। सरकार के भीतर यह तर्क था कि कानूनी रास्ता खोल दिया जाए तो तस्करी कम होगी। तीसरा कारण, सीपा के तहत 200 टन आयात की सीमा थी। भारत का कुल गोल्ड इंपोर्ट करीब 850 टन के आसपास है। यानी सरकार ने तार्किक तौर पर 25% सोने को ड्यूटी फ्री या रियायती ड्यूटी पर खोला था और 75% आयात निर्धारित शुल्क पर या पूरी ड्यूटी पर हो रहा था। यानी थोड़ा मुंह मीठा और बाकी पर ऊंची ड्यूटी। मगर हकीकत उल्टी निकली और यही इस सीपा की या इस एफटीए की विडंबना है। आंकड़े देखिए, अमीरात से सोने का आयात 2022-23 में 210% बढ़ गया। 35 टन से सीधे 109 टन। 2024 तक ये 180 टन पहुंच गया और 2026 में 210 टन। पूरी की पूरी कैप जो लगाई गई थी 200 टन की, उसका इस्तेमाल हो गया। दुबई में दर्जनों कागजी कंपनियां खुलीं। कई भारतीय बुलियन व्यापारी यूएई रूट से आयात करने लगे। ड्यूटी का खेल शुरू हुआ। 2 चैनल बने। एक पर मुफ्त और सस्ता आयात था, जबकि दूसरे पर ड्यूटी लग रही थी। सरकार को सालाना अनुमानित 3 से 5,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। मिल्टन फ्रीडमैन कहते थे कि सरकारें जैसे काम करती हैं वैसे अगर आम लोग करने लगे तो पुलिस उन्हें पकड़ ले जाएगी। तो देखिए, एक तरफ सरकार सार्वजनिक रूप से कहती रही कि सोने का इंपोर्ट कम करो और दूसरी तरफ उसने खुद एक ऐसा रियायती चैनल खोल दिया जिससे सोने का इंपोर्ट जबरदस्त ढंग से बढ़ गया। 2024 के बजट में सरकार ने पैंतरा बदला। गैर एफटीए चैनल पर इंपोर्ट शुल्क को 15% से कम करके 6% कर दिया, ताकि जो दुबई का आर्बिट्राज है उसका प्रोत्साहन कम हो जाए और तस्करी की संभावना सीमित हो। नतीजा क्या निकला, इस टेबल में देखिए। 2024 के बजट के बाद गैर एफटीए चैनल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई तो जो यूएई से गोल्ड इंपोर्ट हो रहा था वो थोड़ा स्थिर हुआ, क्योंकि अब उसमें प्रतिस्पर्धा कम हो गई थी। लेकिन कुल आयात में बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि अब हर दिशा से सोना लाना सस्ता हो गया, पहले एक ही रास्ते से आ रहा था। 2025 में भारत के गोल्ड इंपोर्ट $58 बिलियन हो गए और 2026 में $72 बिलियन। तो हर कदम पर सरकार का एक हाथ सोने का इंपोर्ट रोकने की कोशिश में था और दूसरा हाथ उसे खोल रहा था। जनता ने दोनों हाथों से सोना खरीदा और भारत में 2015 से 2025 के बीच में एक विराट डिजिटल गोल्ड इकोनॉमी बन गई, जिसे टनों गोल्ड चाहिए और वो भी हर महीने। इसके बाद मई 2026 आता है। प्रधानमंत्री सोना ना खरीदने की आवाज़ लगाते हैं। रुपया टूटता देखकर सरकार सोने पर 15% कस्टम ड्यूटी बढ़ा देती है। यूएई के चैनल पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जाती है, लेकिन दूसरा चैनल यानी जो सामान्य आयात वाला चैनल और महंगा हो जाता है। यूएई से इंपोर्ट पर 9% और सामान्य चैनल से 15%, यानी तस्करों की फिर पौबा रहा। भारत की विराट डिजिटल गोल्ड इकोनॉमी के लिए सरकार के इस इंपोर्ट ड्यूटी वाले फैसले का क्या मतलब है, आइए इसे समझते हैं अगले खंड में। जब सरकार ये चाहती थी कि लोग सोना कम से कम खरीदें, तो भारत में इतनी बड़ी डिजिटल गोल्ड इकोनॉमी कैसे बन गई? यही बड़ी उलटबांसी है और यही 2015 के बाद की कहानी का सबसे चौंकाने वाला अध्याय है। एक तरफ मोदी सरकार गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम चला रही थी, भारतीयों से कह रही थी कि अपना सोना बैंक में जमा करें और रुपया ले जाएं, और दूसरी तरफ उसी सरकार ने अगले 10 साल में सोने के निवेश के दर्जनों नए रास्ते खोल दिए। हर रास्ते के पीछे एक तर्क था, मगर सारे रास्तों का एक साझा नतीजा यह था कि सोना, जिसे 2015-14 से पहले तक मुख्यधारा के निवेश से बाहर रखा जाता था, जिसे डेड इन्वेस्टमेंट माना जाता था, वो भारत की मेन स्ट्रीम का निवेश बन गया और सोने की भौतिक मांग और बढ़ गई। 2015 से पहले तक विशेषज्ञ गोल्ड को मुर्दा निवेश कहते थे इसमें कोई यील्ड नहीं है। मगर 2015 के बाद क्या हुआ, जरा ये टाइमलाइन देखिए और सोचिए कि सरकारें गोल्ड की पॉलिसी को लेकर कैसे असमंजस में और कैसी अफरा तफरी में रहती हैं। सरकार तो चाहती थी कि सोना ना खरीदा जाए, पर सरकार की नीतियां बिल्कुल उसकी उल्टी थी। इस टेबल को देखिए कि सरकार ने एक एक करके कैसे सोने को निवेश का दर्जा दिया है, फिर हम आपको विस्तार से बताते हैं। कुछ बड़े उदाहरण पकड़िए। भारत में गोल्ड ईटीएफ की अनुमति 2003 में मिल गई थी।
2015 तक आपको पता है एयूएम कितना था? केवल 6,000 करोड़ रुपए। नवंबर 2015 में सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किया और इससे कागजी सोना मुख्य धारा का निवेश बन गया। सरकार ने खुद नागरिकों को कागजी सोने में पैसा लगाने का रास्ता दिखा दिया। 2023-24 में म्यूचुअल फंड की गोल्ड थीम स्कीम्स जैसे मल्टी एसेट फंड आदि का कुल एयूएम 55,000 करोड़ को पार कर गया। इसमें प्योर गोल्ड ईटीएफ 35,000 करोड़ के हैं। 2017 में सेबी ने डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म्स को शुरुआती मान्यता दी। पेटीएम गोल्ड, फोन पे गोल्ड, एमएमटीसी पैम्प रिटेल निवेशक के लिए 100 रुपए तक का सोना खरीदना संभव बना दिया गया। इसे बिटसाइज गोल्ड कहा गया। यहां गोल्ड का एक नया कंज्यूमर पैदा हुआ, वो शहरी निम्न मध्यम वर्ग जो जौहरी की दुकान पर तो नहीं जाता था, उतना अधिक सोना नहीं खरीद पाता था, मगर ऐप पर 500 रुपए का सोना रोज खरीद सकता है। 2025 तक ये 100 रुपए वाले बिटसाइज सोने का बाजार 18,000 करोड़ पर पहुंच गया, यानी $2.1 बिलियन पर। वेंचर सिक्योरिटी की रिपोर्ट का आंकड़ा है ये। आगे चलिए। 2018-19 में सरकार ने पीएसयू बैंकों को सोने के बदले कर्ज देने की छूट दी। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा सब ने गोल्ड लोन प्रोडक्ट लॉन्च किए। नाबार्ड ने ग्रामीण गोल्ड लोन को बढ़ावा दिया। सरकार ने खुद ये कहा कि सरकारी बैंक सोने को कोलेटरल के तौर पर स्वीकार कर सकते हैं। आज भारत का गोल्ड लोन बाजार करीब 8 लाख करोड़ का है। रिजर्व बैंक हर 6 महीने में नियम सख्त करता है। बीते साल जब सोना महंगा हुआ तो लोन लेने वालों ने बैंकों के पोर्टफोलियो को 128% बढ़ा दिया। दरअसल गोल्ड लोन की मांग ने कोविड के दौर को भी पीछे छोड़ दिया है। और देखिए, 2019 में ईपीएफओ ने गोल्ड ईटीएफ में निवेश की अनुमति मांगी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को भी गोल्ड एलोकेशन के दायरे में लाया गया, यानी रिटायरमेंट की बचत अब सोने में जा सकती है। दिसंबर 2022 में एनएसई और बीएसई दोनों ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट लॉन्च किए। यहां सोना एक्सचेंज ट्रेडेड हो गया। पहली बार भौतिक सोने को एक्सचेंज पर ट्रेड किया जा सकता है। पहला ईजीआर ट्रेड दिसंबर 2022 में हुआ। तो नतीजा क्या हुआ? 2015 से 2026 के बीच में एक औपचारिक गोल्ड इकोनॉमी का उदय हुआ। इस आंकड़े में देखिए, यहां समझना जरूरी है कि हर गोल्ड ईटीएफ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, डिजिटल बैंक अकाउंट, गोल्ड लोन, इस सब के पीछे फिजिकल गोल्ड चाहिए। यानी गोल्ड की जिस मांग को कम किया जाना था वो बढ़ती चली गई। 2015 से लेकर 2026 के बीच में क्या हुआ? भारत में जो औपचारिक गोल्ड इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी थी, फॉर्मल गोल्ड इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी, वो 2.2 लाख करोड़ से बढ़कर करीब 12 से 13 लाख करोड़ हो गई। 5.5 गुना बढ़ोतरी। इसी अरसे में भारत में गोल्ड का इंपोर्ट $30 बिलियन से बढ़कर $72 बिलियन पर पहुंच गया, यानी 2.4 गुनी बढ़त। सोने का भाव एलबीएमए पर 2015 में $1160 था, जो अब $5,000 से थोड़ा नीचे बढ़ गया है, $4600-4700 के आसपास है। तो ध्यान दीजिए, 2015 से पहले तक सोना खरीदने वाले लोग सिर्फ शादी और त्योहार के समय सोना खरीदते थे। 2015 के बाद गोल्ड इन्वेस्टर नाम का एक नया वर्ग पैदा हुआ, जिसने सोने को पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए खरीदा। एक ही धातु, दो डिमांड। सरकार ने एक हाथ से कहा कम सोना खरीदो और दूसरे हाथ से कहा सोने में भरपूर निवेश करो, और तीसरे हाथ से बुल रन ने भाव को 4 गुना कर दिया। इन तीनों ने मिलकर भारत में गोल्ड इंपोर्ट को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा दिया। और इस सब के बीच फिर 10 मई 2026 को सरकार ने, प्रधानमंत्री ने सोना न खरीदने की पुकार लगाई। किसी ने मुझसे पूछा कि जिस देश का केंद्रीय बैंक बीते बरसों में दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स में शामिल हो गया हो, यानी रिजर्व बैंक हर साल महंगे से महंगा सोना खरीद रहा हो, वहां के लोग इतने नादान हैं कि वो सोना नहीं खरीदेंगे? मुझे हैरत इस बात पर है कि एक ही पॉलिसी को लेकर, एक ही कमोडिटी को लेकर, गोल्ड को लेकर सरकार की नीतियां इतनी अंतर्विरोधी कैसे हो सकती हैं। वो तुलसी याद आते हैं, दुई की होई एक संग भुआलू, हसब ठठाई फुलाऊ बुगालू, दानी कहाउब अरुक्रपनाई, होई की खेम कुशल रौताई। ये हंसना और गुस्सा एक साथ कैसे हो सकता है? आप दानी और कंजूस एक साथ कैसे हो सकते हैं? किसी की कुशलता भी पूछें और उससे हाथापाई भी करें, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कह सकते हैं कि सरकार की गोल्ड पॉलिसी के निर्माताओं को ही पता नहीं है कि वे गोल्ड को लेकर करना क्या चाहते हैं। मगर संकट नकली नहीं है, संकट तो वास्तविक है। सोना विदेशी मुद्रा को निगल रहा है, $72 बिलियन का इंपोर्ट बिल है, और सोना जितना महंगा होता जाता है विदेशी मुद्रा भंडार के पर दबाव बढ़ता जाता है। तो इस वक्त सरकार क्या कर सकती है और उसे क्या नहीं करना चाहिए, पिछले नतीजों से सबक लेते हुए?
आइए चलते हैं अगले हिस्से में। तो इतनी बड़ी गोल्ड इकोनॉमी के बीच सोने का इंपोर्ट सीमित करने के लिए सरकार के पास अब वास्तविक और उचित विकल्प क्या हैं? समझना जरूरी है कि ये 1962 वाला भारत नहीं है। 25,000 टन सोना घरों में है, 8 लाख करोड़ का गोल्ड लोन उद्योग है, 65,000 करोड़ की ETF हैं और यहाँ एक विशाल फॉर्मल कंट्रोल्ड फाइनेंशियलाइज्ड गोल्ड इकोनॉमी है। यहाँ पाबंदी वाली राजनीति नहीं चलती। यहाँ थोड़ा रचनात्मक प्रयोग चाहिए, टकराव नहीं। 5 ठोस रणनीतियाँ जो सरकार को अपनानी चाहिए अगर वो अपनाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि UAE FTA की रियायती शुल्क खिड़की बंद कर दी जानी चाहिए। 2022 में सीपा के 200 टन वाले प्रावधान की समीक्षा जरूरी है। या तो इसकी सीमा 50 टन पर लाई जाए या फिर ओरिजिन ऑफ गुड्स के नियम सख्त हों और सभी चैनल पर एक समान ड्यूटी लगाई जाए। यह सबसे आसान और सबसे तेज कदम था। विदेशी मुद्रा की तत्काल बचत होती, 3 से 5 बिलियन डॉलर की बचत हो सकती थी। कि सरकार ने यहाँ किया क्या? आयात की सीमा घटाने के बजाय यानी इंपोर्ट का कोटा घटाने के बजाय गैर FTA चैनल से दुबई वाले चैनल का अंतर और बढ़ा दिया, यानी तस्करी बढ़ेगी। दूसरा विकल्प, मंदिरों के सोने के मोनेटाइजेशन का एक नया प्लान, इसे आप 2.0 कह सकते हैं, लाना चाहिए। तिरुपति, पद्मनाभ स्वामी, वैष्णो देवी, सिद्धिविनायक, सबरीमाला, सरकार के खुद भीतरी अनुमान बताते हैं और अलग अलग अनुमान बताते हैं कि इनके पास 3 से 4,000 टन तक सोना है। 2015 की गोल्ड मोनेटाइजेशन में 10 साल में केवल 30 टन सोना इकट्ठा हुआ था, जबकि इससे 10 गुना ज़्यादा सोना मंदिरों के पास है। लेकिन मंदिर एक विशिष्ट स्ट्रक्चर हैं, टैक्स फ्री हैं, ट्रस्ट हैं, यहाँ धार्मिक भावनाएं हैं। इन भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार उनसे दान ले और उन्हें नगद दे। 200 से 500 टन मिल सकता है। ध्यान दीजिए कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में तिरुपति के मंदिर ने और मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर ने सोना दान में दिया था। तीसरी बात, रिसाइकलिंग, हॉलमार्किंग और GST के नियमों का सरलीकरण करना जरूरी है। भारतीयों के पास 25,000 टन पुराना सोना है। इसका अगर 1% भी हर साल पिघलाया जाए तो पुनः उपयोग के लिए 250 टन की घरेलू आपूर्ति बन सकती है, जो भारत के कुल गोल्ड इंपोर्ट का 30% है। मगर यहाँ 3 बड़ी बाधाएं हैं। पुराने सोने पर GST का हिसाब बड़ा पेचीदा है, हॉलमार्किंग में कई असंगतियां हैं और ये कैश इकोनॉमी का ठिकाना है। लेकिन सरकार अगर प्रोत्साहन दे टैक्स के रियायत के तरह तो पुराने सोने की रिसाइकलिंग बढ़ सकती है। चौथी बात, विवाह और त्योहार के दौरान सोने की खरीद में KYC जरूरी की जानी चाहिए। 2 लाख रुपए से ऊपर के आभूषण की खरीद पर KYC, डिजिटल चालान, और ये नियम नहीं, इस पर टैक्स की छूट हो, 5% की टैक्स की छूट दी जाए। डिजिटल सोना प्लेटफॉर्म्स के लिए नया रेगुलेटर बनाया जाए, क्योंकि ये सोने को कम नहीं करता बल्कि सोने को निगरानी में लाता है। निगरानी होगी तो तस्करी कमजोर होगी और औपचारिक अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और 5वीं और सबसे जरूरी बात जो सरकार को खुली आंख से दिखनी चाहिए कि भारत को हल्के वजन के आभूषणों को 14 से 18 कैरेट के एलॉय सोने को टैक्स छूट के दायरे में लाना चाहिए। भारतीय परंपरा में 90% से ज़्यादा ज्वेलरी 22 कैरेट की है, जिसमें करीब 91 से 92%, 91.6% शुद्ध सोना होता है। जबकि पश्चिम के बाजारों में जो आभूषण चलते हैं वो 14 कैरेट और 18 कैरेट के हैं। 14 कैरेट में शुद्ध सोना करीब 58.5% होता है और 18 कैरेट में 75%। गुणवत्ता और चमक वैसी ही है, लेकिन सोना कम होता है। एक 50 ग्राम के 22 कैरेट हार में करीब 45 से 46 ग्राम शुद्ध सोना है, पर उसी हार में अगर वो 14 कैरेट का है तो उसमें 29 ग्राम सोना होता है। सिर्फ कैरेट बदल देने से प्रति आभूषण 35 से 40% कम सोने की खपत होगी। तो सरकार क्या कर सकती है? 22 कैरेट के सोने के आभूषणों पर GST 3% और 14 से 18 कैरेट पर GST घटाकर 1%। BIS की हॉलमार्किंग में कैरेट और शुद्धता को उभार कर दिखाना अनिवार्य हो और 50 ग्राम से कम की विवाह खरीद पर थोड़ी टैक्स रियायत बढ़ा दी जाए। सुनारों को, ज्वेलर्स को हल्का सोना बेचने पर टैक्स क्रेडिट दिया जाए। गणित आपके सामने है। भारत में ज्वेलरी के लिए गोल्ड की सालाना मांग करीब 750 टन के आसपास है। अगर 30% ज्वेलरी भी 22 कैरेट से बदलकर 14 से 18 कैरेट पर चली जाती है तो 80 से 100 टन सोने की बचत हर साल होगी। ये कुल इंपोर्ट का 12% है और विदेशी मुद्रा की बचत है करीब 10 से 12 बिलियन डॉलर की। अगर इन 5 रणनीतियों के बीच में ये इस अकेली रणनीति को भी चुन लिया जाए तो ये गोल्ड के भारत में सांस्कृतिक सत्य को बदले बिना सोने का इंपोर्ट कम कर सकती है। विवाह होते रहेंगे, अच्छे तृतीया भी होगी, धनतेरस भी होगी, लेकिन प्रति समारोह खरीद में
सोने की खपत, एक्चुअल सोने की खपत 20 से 30 ग्राम कम हो जाएगी। तो पांचों रणनीतियों का साझा सूत्र, सरकार को सोना नहीं रोकना होगा, सोने के बहाव की दिशा बदल देनी है। हाजी मस्तान वाली गलती दोबारा नहीं करनी है, लेकिन वो गलती कर दी गई। और अब ये भी समझ लेते हैं कि सरकार को क्या नहीं करना चाहिए, हालांकि कुछ फैसले तो हो ही गए हैं। सबसे पहली बात, आयात को महंगा नहीं करना था, कोटा लगाने की जरूरत अब नहीं है। आयात शुल्क सोने पर 6% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, यानी कस्टम ड्यूटी 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2024 में 15% की कस्टम ड्यूटी थी, जिसे घटाकर 6% किया गया, और उसका असर हुआ तस्करी रोकने में, क्योंकि हर 1% की कस्टम ड्यूटी की बढ़त तस्करी के लिए नया प्रोत्साहन होती है। अब 15% की ड्यूटी के बाद नई हाजी मस्तान इकॉनमी पैदा होगी। दूसरी मनाही, गोल्ड लोन या डिजिटल गोल्ड पर सख्ती न की जाए। ये दोनों औपचारिक अर्थव्यवस्था में सोने को लाने का माध्यम है, इसे बंद करेंगे तो सोना घरों में छिपेगा। तीसरी बात, सार्वजनिक तौर पर सोने की खरीद ना करने का अनुरोध न किया जाए। चिदंबरम ने 2013 में किया, एक अस्थायी उपाय था, 1 साल बाद इंपोर्ट जबरदस्त ढंग से बढ़ गए। और चौथी मनाही, गोल्ड का सख्ती से मॉनेटाइजेशन न किया जाए। रशिया ने 2000 में किया, वेनेजुएला ने 2018 में किया, टर्की ने 2017 में किया। तीनों जगह जबरन बलपूर्वक सोना जमा कराने की कोशिश की गई और ये योजनाएं विफल रहीं। इससे भरोसे की कमी बढ़ती है और सोने में निवेश और सोने की खरीद और ज़्यादा बढ़ती है। तो हम आ गए अर्थम के समापन पर। सोने और सरकारों की जंग बड़ी इंटरनेशनल है, बड़ी ग्लोबल है और बड़ी ऐतिहासिक है। लगभग हर युग में सरकारें सोने की खरीद से और लोगों की सोने प्रेम से लड़ती हैं। जैसे रूजवेल्ट ने 1933 में गोल्ड को रखना अवैध कर दिया, घरों से सख्ती से गोल्ड निकाला गया। अमेरिका में 42 साल तक सोना अवैध रहा, लेकिन लोगों ने सरकार को सोना नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका में गोल्ड का एक ब्लैक मार्केट बन गया। मगर आप कहेंगे पुरानी बात है। ताजे दौर में गोल्ड को लेकर हमें नीतियों के 3 अलग अलग मॉडल मिलते हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। पहला मॉडल कोरिया का है। 1997-98 का दौर था, जिस समय करेंसी क्राइसिस हुई, दक्षिण कोरिया को IMF के पास जाना पड़ा, मुद्रा में गिरावट आई, विदेशी कर्ज बढ़ा, डिफॉल्ट के कगार पर थे। तब राष्ट्रपति थे किम डे जोंग। उन्होंने एक आवाज़ लगाई कि देश को सोना चाहिए। यह कोई आदेश नहीं था, मजबूरी नहीं थी, टैक्स नहीं था, सिर्फ अनुरोध था सरकार का। 3 महीने में 35 लाख कोरियाई नागरिकों ने 227 टन सोना देश को दान कर दिया। अंगूठियां, पिता दादा की बचत, सब कुछ। ये दुनिया में एकमात्र उदाहरण है, इतिहास में एकमात्र उदाहरण है, जहां नागरिकों ने स्वेच्छा से अपना सोना सरकार को दिया था। दूसरा उदाहरण 2017 का टर्की का है। एर्डोगान ने सोना जमा करने की एक योजना चलाई, मजबूरी में दबाव बनाया। 5 साल तक योजना चली, सिर्फ 60 टन सोना इकट्ठा हुआ, क्योंकि सरकार की मंशा पर भरोसा नहीं था। तीसरा देश चीन, सबसे ताजा उदाहरण। उसने सोने की मांग और उसकी ललक को संभालने का एक नया तरीका चुना। ये बात 2024 की है। सरकार ने सोने की मांग रोकने की कोशिश नहीं की, सिर्फ सोने के कारोबार को फॉर्मलाइज कर दिया, औपचारिक कर दिया। शंघाई गोल्ड एक्सचेंज पर रिटेल का ट्रेड शुरू किया गया। सोना खरीदने बेचने वालों के लिए KYC अनिवार्य किया गया। आज शंघाई का गोल्ड एक्सचेंज दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल गोल्ड मार्केट है और सरकार के पास हर व्यापारी और हर लेन देन का डेटा है। 3 देश 3 रास्ते। ताकत के साथ चला, टर्की हारा। कोरिया के लोगों ने अपनी सरकार की बात सुनी और चीन ने फॉर्मलाइजेशन से गोल्ड इकोनॉमी से गोल्ड की मांग को जीता। भारत 2 रास्ते आजमा चुका है। 1962 में गोल्ड कंट्रोल आया, सख्ती की गई, लोगों को सोना रखने से रोका गया, और 2014 में गोल्ड मॉनेटाइजेशन की कोशिश की गई। दोनों असफल हुए। सोने को फॉर्मलाइज करने का रास्ता यहाँ सफल हुआ और इसीलिए भारत में पिछले 10 साल में सोने की एक बड़ी फॉर्मल इकोनॉमी तैयार हो गई। अब एक आखिरी कहानी जो गोल्ड को लेकर हमारी असली विडंबना खोलती है। जरा समझिए, मेरठ की एक माँ, 42 साल की, 10 मई 2026 का दिन, और उसका दिन देखिए। सुबह 10 बजे वो सुनार की दुकान पर जाती है, 2 ग्राम सोना खरीदती है, सिर्फ 2 ग्राम। बेटी की शादी की तैयारी की पहली किश्त। सोना अभी कुछ सस्ता हुआ है, $5000 से ऊपर था, इससे पहले तप रहा था। दोपहर 12 बजे उसके मोबाइल पर मैसेज आता है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से, आपके सोने पर तुरंत कर्ज मिलेगा 30 लाख तक, ब्याज केवल 8.5%, आज ही अप्लाई करें। PNB सरकारी बैंक है। दोपहर 3 बजे उसके व्हाट्सएप पर एक फॉरवर्ड आता है, पेटीएम का गोल्ड ऑफर, 100 रुपया दें, डिजिटल सोने में निवेश करें। नीचे लिखा है सरकार से रजिस्टर्ड। शाम 4 बजे
टीवी पर वो प्रधानमंत्री की रैली सुनती है। देशवासियों से अनुरोध है कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए। शाम 6 बजे बेटी का फ़ोन आता है। वो कहती है कि माँ, मैंने कॉलेज के एक सेमिनार में पता चलाया है कि अब ईपीएफओ भी गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने जा रहा है, अच्छा रिटर्न आ रहा है, मैं गोल्ड ईटीएफ में किश्त बढ़ा देती हूँ। अगले दिन वो माँ सुबह का अखबार पढ़ती है। पहले पन्ने पर हेडलाइन है, प्रधानमंत्री की अपील, सोना मत खरीदो। तीसरे पन्ने पर एनएसई के गोल्ड ईजीआर के रिकॉर्ड कारोबार की खबर है। व्यापार के पन्ने पर मुथूट फिनांस का तिमाही नतीजा है, गोल्ड का लोन 22% बढ़ा है। और बीच के पन्ने पर फुल पेज विज्ञापन है तनिष्क के गोल्ड फेस्टिवल का। अब माता जी क्या करें, ये पूछ रही हैं, कौन सही है, बैंक या पीएम? बेटी की शादी का सोना तो बनाना है, बाद में कौन देगा? अगर आपके पास इन माँ के लिए कोई उत्तर है तो कमेंट में बताइए, क्योंकि सरकार एक मुंह से कह रही है सोना मत खरीदो और दर्जनों मुंह से ये कहती है कि पेपर में खरीदो, ईटीएफ में खरीदो, डिजिटल में खरीदो, गिरवी रखो सरकारी बैंक में, पेंशन में लगाओ, हॉलमार्किंग कराओ, ईजीआर कराओ। जब जनता उलझती है तो वही करती है जो सबसे आसान है, वो सोना खरीदती है। 75 साल में 1962, 1991, 2013 और 2026 में सरकारें बार बार एक कहती रही हैं कि सोना मत खरीदो, और हर बार जनता ने सोना खरीद कर ही जवाब दिया है। फर्क इस बार सर इतना है कि अब सरकार ने गोल्ड की 12 लाख करोड़ की फाइनेंशियल इकोनॉमी बना दी है, और अब सरकार की गोल्ड नीति उसी में फंसकर छटपटा रही है। सरकारों और गोल्ड की जंग में सोना ही जीतता है। इस बार क्या होगा, देखते जाइए। अर्थम में आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार एक नए एपिसोड के साथ। अगर आप किस्सों में दिलचस्पी रखते हैं तो टाइम मशीन पर इंस्टाग्राम में आइए, द वाई फैक्टर में जानिए रोज के खबरों के क्यों को, और अगर आप किताबों में दिलचस्पी रखते हैं तो बुकनू को फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर। और हाँ, प्रति सप्ताह की बड़ी ग्लोबल आर्थिक घटनाओं का असर आपके पोर्टफोलियो पर क्या होने वाला है, कमोडिटी पर क्या होने वाला है, बॉन्ड्स पर क्या होने वाला है, इसे जानना है तो आप लिंक्डइन पर मुझे और पॉलिसी एंड पोर्टफोलियो को फॉलो करिए।